कैसे मेरे सी भाई लोग। आशा करता हूँ सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। होप आप सभी ने रिवीजन काफ़ी अच्छे से कर लिया होगा अब तक मैंने जो भी कराया है। चलिए एस 5 की जर्नी को हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया और आज हम इस टॉपिक को समाप्ति करेंगे सो दैट नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हमने कवर कर लिया। ये हमारा कंटेंट है, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। ठीक है, ये हमने कवर कर लिया। अब आज की टॉपिक में हम प्रायर पीरियड आइटम्स, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इन तीन टॉपिक को कवर करेंगे। ये बड़े छोटे छोटे से टॉपिक हैं और बड़े इजी टॉपिक हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है ये। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 4, प्रायर पीरियड आइटम्स। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल नोट कराना चाहूंगा, मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा सो दैट आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्रायर पीरियड आइटम बेसिकली होता क्या है। अब देखो, ये आपको पता है मेरा सबसे प्यारा दोस्त है कौन, सुखीराम। ये है सुखीराम, ये इसकी कंपनी है सुखीराम लिमिटेड। ठीक है, इसका एक बड़ा प्यारा सा अकाउंटेंट है। ठीक है, अब हुआ यूं, अकाउंटेंट ने ईयर 22-23 को फाइनलाइज करना है। ठीक है, इसकी अकाउंटिंग कंप्लीट करनी है। ये है 1/4/22, 31/3/2023। ठीक है, अब अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई, ऑडिट भी हो गया, बैलेंस शीट साइन भी हो गई। यानी कि ईयर 22-23 की बैलेंस शीट 22-23 की बैलेंस शीट फाइनल हो गई, बैलेंस शीट क्लोज हो गई, साइन हो गई, ऑडिट हो गई, एवरीथिंग इज फाइनल। ठीक है, 22-23। अब हुआ यूं, ये भाई साहब, ये अकाउंटेंट साहब थोड़े से भुलक्कड़ थे। ये एक बिल को बुक करना भूल गए। मैन पावर का बिल बुक करना ये भूल गए। ठीक है, अब ये तो बैलेंस शीट तो क्लोज हो गई, बैलेंस शीट फाइनल हो गई, ऑडिट भी हो गया, क्लोज हो गया, साइन हो गया, सब कुछ हो गया। अब 22-23 में तो मैं कुछ कर नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। अब क्या है, अब क्या है, इनके सामने है ईयर 23-24, 1/4/23। अब इस साल में तो कुछ हो नहीं सकता, तो अब ये भाई साहब आ गए इस साल में। इन्होंने कहा ठीक है हम यहाँ बुक कर देते हैं, तो ये जो मैन पावर का खर्चा है वो यहाँ बुक हो गया इस साल में। इस साल में बुक हो गया, बुक तो कहीं ना कहीं करना ही है उनको। अब अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, पिछले साल का खर्चा, खर्चा है क्या 22-23 का, लेकिन बुक कर दिया इसको 23-24 में। ठीक है, तो क्या 23-24 का जो एक्चुअल में एक्सपेंस है वो बढ़ेगा नहीं? आप खुद बताओ। 23-24 का एक्चुअल में प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो बैलेंस शीट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या पीएनएल स्टेटमेंट के रीडर को क्या समझ में आएगा, यार ये तो 23-24 का प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन एक्चुअल में तो 23-24 का प्रॉफिट
कम होने का रीजन क्या है? क्योंकि पिछले साल के कुछ खर्चे इस साल में बुक हो गए हैं। ठीक है, तो अब क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी स्थिति में जो पिछले साल का खर्चा है उसे हमें अलग से दिखाना चाहिए, सो दैट फिर से पीएनएल स्टेटमेंट के रीडर को कोई कंफ्यूजन ना हो, वो एग्जैक्टली क्लियर कट समझ पाए कि इस साल का एक्चुअल में खर्चा या इस साल का एक्चुअल में प्रॉफिट है क्या। ठीक है, तो यही चीज जो मैंने कहा कि मैन पावर पिछले साल में बुक होना था, छूट गया, इस साल पता चला, अब इस साल में बुक कर दिया, दिस इज कॉल्ड प्रायर पीरियड आइटम्स। 23-24 में मैं इसको क्या कहूंगा? प्रायर पीरियड आइटम्स। प्रायर पीरियड आइटम्स 23-24 में मैं ये कहूंगा। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई आपको कि प्रायर पीरियड आइटम होगा क्या और उसको हम डिस्क्लोज कैसे करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अब इसी चीज को मैं आपको नोट करा देता हूँ, मेरे साथ साथ आप लोग नोट करेंगे। प्रायर पीरियड आइटम्स आर इनकम और एक्सपेंस which arise in current year as a result of omission or error occurred in preparation of financial statement of prior period। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट जो मेन पॉइंट है, डिस्क्लोजर। हम डिस्क्लोज कैसे करेंगे? प्रायर पीरियड आइटम्स shall be disclosed separately on the face of profit and loss statement, so that its impact on P&L statements can be
परसेव्ड। ठीक है, प्रायर पीरियड आइटम होता क्या है वो आपने समझ लिया है। पिछले साल के कोई भी खर्चे, पिछले साल के कोई भी खर्चे जो पिछले साल में बुक होने से रह गया था या बाय मिस्टेक ही रह गया हो, इंटेंशन नहीं होना चाहिए, आप ये ध्यान दो। फ्रॉड नहीं होना चाहिए, वो फ्रॉड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इस साल में हमने बुक कर लिया तो इस साल के लिए वो क्या हो जाएगा, प्रायर पीरियड आइटम्स। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट बात, आप ओमिशन और एरर, ओमिशन और एरर की वजह से ही होना चाहिए, ये फ्रॉड नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी ड्यू टू फ्रॉड। ठीक है, प्रायर पीरियड आइटम्स आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसके बाद दो और छोटे छोटे टॉपिक हैं हमारे, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, सबसे पहले हम कवर करेंगे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अब सबसे पहले मैं आपको एज की कुछ बातें बताने से पहले अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, या अगर मैं बोलूं आपको कि एस्टिमेट्स, एस्टिमेट्स क्या होता है, चलो मैं पहले एस्टिमेट्स की बात करता हूं आपसे। एस्टिमेट्स क्या होता है, एस्टिमेट्स क्या है, एक अनुमान। कई बार क्या होता है कि हमारे पास चीजें एग्जैक्ट, या आप ये कह लो कि कई बार हमें अनुमान लगाना ही पड़ता है, बिना अनुमान लगाए हमारा काम नहीं चल सकता, क्योंकि फ्यूचर को मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, फ्यूचर को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, फ्यूचर को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कई बार एस्टिमेट्स के बेस पर ही काम करना पड़ता है हमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी डेटर का पैसा डूबने वाला है, मुझे लग रहा है, कंपनी को लग रही है कि ये पैसा डूबेगा, लेकिन कितना डूबेगा ये तो एस्टिमेट ही तो कर सकते हैं। एक्चुअल में तो तभी पता चलेगा ना जब वो डूबेगा एक्चुअल में कि कितना। तो आज के डेट में तो एस्टिमेट ही बनेगा, तो प्रोविजन किस बेस पे बनती है, एस्टिमेट्स के बेस पे बनती है। इसके अलावा हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं एसएलएम बेसिस पे। ठीक है, एसएलएम बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आज के डेट में क्या होता है, कोई फिक्स सेट है या कोई मशीन है तो हम उसकी यूजफुल लाइफ निकालते हैं कि उसकी यूजफुल लाइफ क्या है। सपोज करो आज मैंने एस्टिमेट किया कि यूजफुल लाइफ उसकी 10 साल है, लेकिन 2 साल बीते, 2 साल बीते पता चलता है यार ये तो 10 साल नहीं, अब तो ये 12 साल चलेगा, इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी निकली। ऐसा भी हो सकता है कि हमने एस्टिमेट लगाया था कि 10 साल चलेगा और इतनी बुरी स्थिति हो गई कि वो 5 साल में ही अब खत्म होने वाला है, ऐसा भी हो सकता है। तो अकाउंटिंग भी कई बार एस्टिमेट के बेस पे करना पड़ता है, और ये एस्टिमेट क्या है, चेंज होते हैं, फ्रिक्वेंटली चेंज भी होते हैं। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल चीजें बताया। अब जब ये एस्टिमेट्स चेंज होंगे तो इसी को हम कहते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ठीक है, अब अकाउंटिंग में इसका क्या इम्पैक्ट है, समझो समझो प्रैक्टिकली। सबसे पहले देखो, थ्योरी तो मैं आपको नोट करा दूंगा, थ्योरी नोट कराना तो 2 मिनट का काम है। ठीक है, आप नोट कर लोगे, मैं नहीं भी नोट कराऊंगा, आप स्टडी मटेरियल पढ़ लोगे, बुक पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा आपको, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल ज्यादा बताना चाहता हूँ सो दैट आपके माइंड में चीजें फिक्स हो जाए। आप देखो, मैंने एक एसेट खरीदा, ठीक है, एक एसेट खरीदा, ये मेरा एसेट है। ठीक है, मैंने कहा कि ये 10 साल चलेगी। ठीक है, अब
ईयर 1 ईयर 2 10 साल चलेगी। इसकी वैल्यू है मान लो 100 लाख। 10 लाख मैंने यहाँ चार्ज कर दिया डेप्रिसिएशन, 10 लाख यहाँ कर दिया डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब इस साल में भी 10 लाख होना चाहिए, लेकिन जैसे ही ये साल आया तो पता चलता है कि ये 10 साल नहीं, ये 10 साल नहीं, ये अब 5 साल ही चलेगा, 5 साल ही चलेगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी बच गई है अमोर्टाइजेशन के लिए? 8 लाख, सॉरी 100 में से 20 गया, 80 बच गया। तो 80 को अब मुझे बाकी के 3 साल में ही करना पड़ेगा राइट ऑफ। 80 डिवाइडेड बाय 3, 80 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि अप्रोक्स इस साल में कितना आ जाएगा डेप्रिसिएशन? 27 लाख। अब देखो कंपेयर करो, कहाँ 10 लाख, कहाँ 27 लाख। पीएनएल स्टेटमेंट तो एकदम से हिल जाएगा। आप सोचो, पीएनएल स्टेटमेंट के रीडर क्या कहेंगे? यार ये तो कंपनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, इनका तो एकदम से इस साल में ये तो कंपनी का प्रॉफिट या तो कम हो गया या लॉस में आ गया, मतलब खर्चा बढ़ गया इनका एकदम से। लेकिन उनको तो ये पता ही नहीं कि कुछ एस्टिमेट चेंज हुए हैं, ये इसका इम्पैक्ट एक्चुअल में देखा जाए तो अगर शुरू में ये पता होता कि 5 साल ही चलेगा तो ये 20-20 लाख हर साल ये चार्ज करते। तो इस साल से इस साल में ये ज्यादा गैप इनको नहीं दिखता। आप सोचो, ज्यादा गैप का कोई गैप ही नहीं दिखता कि 20 लाख इस साल भी है डेप्रिसिएशन और 20 लाख इस साल भी है डेप्रिसिएशन। लेकिन ऐसा नहीं है, अब सीधा 10 से 27 हो गया, सीधा 3 गुना मोटा मोटी, ठीक है। तो आप समझो, इसका मतलब हमें क्या है, इसको भी अलग से डिस्क्लोज करना चाहिए पीएनएल स्टेटमेंट में। तभी तो पीएनएल स्टेटमेंट के रीडर को समझ में आएगा कि नहीं इसका रीजन क्या है, एक्चुअल में इसका वजह क्या था, सो दैट वो डिसीजन ले पाए कि हाँ क्या करना चाहिए, ठीक है। होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अब मैं आपको नोटिंग कराता हूँ। आप ये एग्जांपल नोट करना चाहो नोट कर लो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। पहले मैं कॉन्सेप्ट चलिए भी एक दो चीज आपको नोट करा देता हूँ। देयर आर many items which are based on estimates. For example, calculation of depreciation are based on useful life of fixed assets. Example 2. Provision for doubtful debts. Second point. Above estimates are based on some circumstances. मतलब ये जो एस्टिमेट्स हैं कुछ सर्कमस्टांसेस के बेस पर ही तो हम निकालते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि ये मशीन 10 साल चलेगी, उसमें कुछ सोच के तो निकाला होगा। उस समय जैसे
जिस कंपनी से खरीदा होगा उसने कहा होगा नहीं इसकी लाइफ होती है, या मार्केट में हमने सर्वे किया होगा कि हाँ एवरेज कितनी इसकी लाइफ होती है, ठीक है। यानी कि किसी न किसी सर्कमस्टांसेस के बेस पर ही हम डिसीजन लेते हैं कि इसका इतना एस्टिमेट होगा, ठीक है। चेंज इन these estimates are called change in accounting estimates। अब जो मेन पार्ट है डिस्क्लोजर। if effect of change is material, it shall be disclosed separately in profit and loss statement so that its impact can be perceived। मैं आपको एग्जाम्पल भी नोट करा देता हूँ। प्रोविजन फॉर doubtful debts calculation of depreciation। अब इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक है चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। पॉइंट नंबर 6, चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। चलिए, सबसे पहले मैं आपको इसमें भी कुछ एग्जाम्पल एंड कुछ प्रैक्टिकल चीजों से लिंक करना चाहूंगा चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल को। सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल क्या होता है, या रूल या सिद्धांत क्या होता है। मैं
मैं आपको आपके प्रैक्टिकल लाइफ से कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। आप सभी ने अपने स्कूल में देखा होगा, हर स्कूल का कुछ ना कुछ अपना एक सेट ऑफ रूल्स होता है, सेट ऑफ प्रिंसिपल होते हैं कि सपोज करो कोई बच्चा कंटिन्यू कंटिन्यू कुछ स्कूल ने ऐसे रूल बना रखे हैं कि कंटिन्यू अगर 5 साल कोई बच्चा टॉपर रहता है स्कूल का तो उसे स्कॉलरशिप दी जाएगी। कुछ स्कूल के ऐसे भी रूल होते हैं कि अगर कोई बच्चा ओलंपियाड में चूंकि वो तो कंट्री लेवल पे होती है, ओलंपियाड में अगर एक स्पेसिफिक रैंक 1 to 5 या कुछ भी रैंक फर्स्ट हो या सेकेंड हो या 1 to 5 में हो तो उसको वो स्कॉलरशिप देंगे, उसकी आगे की पढ़ाई लिखाई फ्री हो जाएगी उस स्कूल में। तो उन्होंने क्या है, कुछ कुछ रूल बना रखे हैं। या कई स्कूल में क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम है, तो उन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम को कैलकुलेट करने का अपना एक मेथड बना रखा है कि हाँ 80 से 90 नंबर है वो ग्रेड ए, 90 से 95 है A+। इस तरीके से उन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम अपने यहाँ कुछ एक ऐसे रूल बना रखे हैं, कुछ पॉलिसी बना रखी है और उसी के बेस पे फिर वो अनाउंसमेंट करते हैं। इसका मतलब हर स्कूल कुछ सेट ऑफ रूल फॉलो कर रहा है। उसी तरह जब एक कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाती है तो उसको अपने लिए कई पॉलिसी को फॉलो करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक कंपनी है जब वो बैलेंस शीट फाइनल करेगी तो उसको इन्वेंट्री को दिखाना पड़ेगा, इन्वेंट्री को वैल्यू करना पड़ेगा, अब इन्वेंट्री को मैं फीफो पे करता हूँ या वेटेड एवरेज पे करता हूँ, ये कंपनी को बताना पड़ेगा। इसी तरह से हमारे और भी कई चीजें हैं